नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और सबसे पहले मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग ऐसे ही सुरक्षित बने रहें और सभी लोग स्वस्थ रहें, अपने परिवार के साथ अपना काफ़ी अच्छा समय आप लोग बिता रहे होंगे, यही भगवान से, ईश्वर से कामना करता हूँ। और स्टार्ट करता हूँ आज का अपना ये चैनल का टॉपिक, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल। तो दोस्तों, मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से ये बता दूं कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी आपके कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो मेट्रोज़ के हों, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के हों या रेलवे के हों, और ये आईटीआई, आपका डिप्लोमा इंजीनियर्स और इंजीनियर्स सभी के लिए काफ़ी यूज़फुल टॉपिक है। तो इस टॉपिक को आप बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके रेगुलर उसमें काम आएंगी। जो भी एक पोजीशन में आदमी पहुंचता है तो इन रूल्स को जानना बहुत ज़रूरी होता है एज ए इलेक्ट्रिकल पर्सन। तो इसीलिए इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। और मुझे ये उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक पसंद आएगा और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आप सभी से ये अगेन रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो अपने व्यूज़ मीन्स, इसमें अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करिएगा। अगर वीडियो में कोई चीज़ कमी दिखती है तो ज़रूर डिसलाइक करिए। अगर आपको कुछ एडिशन या डिलीशन या कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे ले सकते हैं। और जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरे साथ साथ आप को मैं और भी अच्छी अच्छी जानकारी और इलेक्ट्रिकल रिलेटेड और जो भी लेटेस्ट टॉपिक्स हों उनकी जानकारी आप लोग के साथ शेयर कर सकूं। ओके दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आप अपना टॉपिक, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स। तो दोस्तों, जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल है, इस रूल की जो स्थापना हुई थी वो 1956 में हुई थी। और जैसा कि आप स्क्रीन पे ऑलरेडी देख रहे हैं, इसीलिए मतलब इसको मैं बता दूं, कभी कभार स्थापना दिवस भी आपसे पूछा जाता है या आई रूल 1956 अकॉर्डिंग टू आई रूल 1956 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन लिख के भी आ जाता है। तो जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स है वो 1956 में लागू हुए थे। टोटल जो रूल्स है वो 146 हैं। और जो उसमें से जो इम्पॉर्टेंट रूल हैं मैंने इसमें कवर किया, क्योंकि टोटल 146 कवर कर पाना ईजी नहीं है। जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं या जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, मैंने मैक्सिमम ट्राई किया है कि उन्हीं रूल्स को आप लोगों के साथ डिस्कस करूं और उन्हीं रूल्स को शेयर करूं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि रूल नंबर 35, रूल नंबर 44, रूल नंबर 49, रूल नंबर 54, रूल नंबर 55, रूल नंबर 61, रूल नंबर 77, रूल नंबर 79, रूल नंबर 80। तो दोस्तों, ये सारे रूल्स जो हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। अब हम इन रूल्स का कहाँ कहाँ कैसा यूज़ होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे ऑलरेडी देख रहे हैं कि रूल नंबर जो 35 होता है वो डेंजर प्लेट्स, वार्निंग प्लेट्स के लिए होता है कि जो कि दोस्तों, जो 400 वोल्ट और उससे ऊपर की सप्लाई है वहाँ पर वार्निंग प्लेट प्रोवाइड करना बहुत ही नेसेसरी है। मींस ये इंडियन इलेक्ट्रिसिटी का रूल नंबर 35 कहता है कि आपको वहाँ पे एक वार्निंग प्लेट जिसमें डेंजर आपका जो खोपड़ी दिखता है, दो हड्डी दिखती है, और उसके नीचे वोल्टेज लेवल लिखा जाता है कि किस वोल्टेज ग्रेड की सप्लाई अवेलेबल है। तो ये इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल नंबर 35 के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे वार्निंग प्रोवाइड करनी है। वो वार्निंग प्लेट में आपका हिंदी, इंग्लिश और वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है, मींस स्टेट वाइज अगर लोकल लैंग्वेज है तो तीनों में उसको वहाँ पे लिखा जाना कंपलसरी बताया गया है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, रूल नंबर जो 44 होता है वो होता है इंस्ट्रक्शन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिकल शॉक। मतलब कोई भी बंदे को किसी भी इलेक्ट्रिकल प्रेमाइसेस में अगर इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है तो उसका फर्स्ट एड ट्रीटमेंट कैसे किया जाए या उसको क्या क्या प्रिकॉशंस करा जाना चाहिए, उसका वहाँ पे जो बोर्ड है या चार्ट है वो वहाँ पे लगा होना चाहिए। तो आपने देखा होगा कि मैक्सिमम जहाँ पे भी आप लोग अगर जॉब में हैं या नहीं हैं, कहीं आपको ऐसी साइटें विजिट करने मिलती तो आप देखते हैं कि वहाँ पे सॉफ्ट ट्रीटमेंट चार्ट लगे होते हैं और एक फर्स्ट एड बॉक्स भी रखा रहता है। तो ये रूल नंबर 44 जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल नंबर 44 है, ये वो कहता है कि ये दोनों चीज़ें आपको उस जगह पे अवेलेबल करानी चाहिए। अब दोस्तों, रूल नंबर 49 जो होता है वो लीकेज करंट
के बारे में बताता है कि जो लीकेज करंट की लिमिट होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने ऑलरेडी फार्मूला लिखाया हुआ है कि 1/5000 मल्टीप्लाई बाय फुल लोड ऑफ द इक्विपमेंट। फुल लोड करंट जो भी होगा इक्विपमेंट का उसको 1/5000 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर इसको 0.2 मिली एम्पियर इंटू फुल लोड करंट, इससे भी आप निकाल सकते हैं। अब ये लीकेज करंट को मैंने ऑलरेडी इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डिस्क्राइब किया कि लीकेज करंट प्रोटेक्शन के लिए आप दो इसका यूज़ कर सकते हैं इक्विपमेंट का। एक है ELCB और दूसरा है RCCB। ELCB आप जानते ही होंगे कि अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर है, एंड RCCB आपका है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। तो दोस्तों अब आती है रूल नंबर जो 28 है, IE28 है। इसमें एक वोल्टेज ग्रेड बांटा गया है। तो ये जो वोल्टेज ग्रेड है वो किस हिसाब से है कि जो लो वोल्टेज है वो 250 वोल्ट, मींस इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के हिसाब से 200 वोल्ट तक ही लो वोल्टेज कहलाता है। मीडियम वोल्टेज जो है वो 650 वोल्ट तक कहलाता है। हाई वोल्टेज जो है 650 वोल्ट से लेके 33 kV तक कहलाता है। जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज है इट इज़ मोर देन 33 kV। तो ये एक वोल्टेज ग्रिड है जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल में 28 रूल नंबर में डिवाइड करके दिखाया गया है कि कौन कौन सी वोल्टेज किस लेवल पे आती है। तो इसको आप विशेष ध्यान रखिएगा बॉस। अब दोस्तों जैसा आप ये देख ही रहे हैं स्क्रीन पे कि आई रूल 54 जो है डिक्लेयर्ड वोल्टेज ऑफ सप्लाई टू कंज्यूमर, कंज्यूमर को कितनी प्लस माइनस करके वोल्टेज मिलनी चाहिए उसके बारे में बताया गया है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले एक टेबल दिखाई हुई है लो और मीडियम वोल्टेज पे, उसमें आपकी 6% तक की वेरिएशन हो सकती है, +6% -6%। तो अगर मैं 400 वोल्ट की बात करूं तो इसमें ±24 वोल्ट आप कर सकते हैं, मतलब 424 वोल्ट मिल सकती है, और -400 -24 करके जो भी वोल्टेज आती है उतने तक आपको सप्लाई मिल सकती है। हाई वोल्टेज की अगर बात करें तो ये हाई वोल्टेज जो है -9% से +6% तक आपको दी जा सकती है। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज की बात करें तो जो आपको कंज्यूमर को मिलनी चाहिए वो -12.5 से लेके +10% तक कंज्यूमर को मिलनी चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं रूल नंबर 55 की कि आई रूल नंबर 55 क्या है। तो आई रूल नंबर 55 जो है वो डिक्लेयर्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई टू कंज्यूमर, कंज्यूमर को किस फ्रीक्वेंसी पे सप्लाई वोल्टेज मिल रही है उसका है। तो इट इज़ नॉट वेरी मोर देन 3%, मतलब 3% से ज़्यादा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन जो अपने इंडिया में फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज़ की होती है, और अगर मैं 3% की बात करूँ तो हमें मिनिमम 48.5 और मैक्सिमम 51.5 हर्ट्ज़ की सप्लाई हमारे पास आनी चाहिए। अब दो सेक्शंस की ज़रूर बात करूँगा क्योंकि ये सेक्शंस कहीं भी ज़्यादातर यूज़ होते हैं। तो सेक्शन जो 39 है इन द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, इसमें 39 सेक्शन जो होता है वो थेफ्ट ऑफ एनर्जी, मतलब बिजली चोरी का जो केस बनता है वो सेक्शन 39 पे बनता है। एंड सेक्शन 44 इन द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, ये है जो है मीटर में कभी कोई छेड़खानी करता है, जो बंदे लोग मीटरों से छेड़खानी करते हैं और उसमें जो पेनल्टी या केस लगाया जाता है वो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल में सेक्शन 44 के अंतर्गत लगाया जाता है। अब दोस्तों मैं रूल नंबर 61 की बात करूं तो जहां इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल नंबर 61 ये कहता है कि अगर आपकी सप्लाई वोल्टेज 125 वोल्ट से अधिक है तो वहाँ पे अर्थिंग का प्रोविज़न होना चाहिए, या उस इक्विपमेंट जो भी उससे इक्विपमेंट जुड़ा हुआ है उसको अर्थिंग मिलनी चाहिए। तो ये आपका इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल नंबर 61 का प्रोविज़न है। दोस्तों इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 77 जो होता है वो मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बताता है। तो हमें जो ग्राउंड क्लियरेंस होना चाहिए वो हमारे सबसे लोवेस्ट कंडक्टर, जो ट्रांसमिशन लाइन के सबसे लोवेस्ट कंडक्टर होती है। इसमें एक चीज़ मैं अपना एक्स्ट्रा ऐड करूंगा दोस्तों कि जो ट्रांसमिशन लाइन का सबसे टॉप कंडक्टर होता है वो आप हमेशा ध्यान रख लीजिए कि अर्थ का होता है। सबसे टॉप में जो टावर के टॉप में चलता है उसको हम शील्ड वायर भी कहते हैं, वो अर्थिंग का रहता है, और सबसे बॉटम जो होते हैं वो फेस के रहते हैं। बट इन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में जो होता है सबसे टॉप का जो होता है फेस का होता है, एंड बॉटम का जो होता है अर्थिंग का होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन हमारे सिटी के अंदर अंदर होता है, और जो ट्रांसमिशन लाइन होती है वो काफ़ी आउटर एरियाज़ में बनती हैं, तो वहाँ पे लाइटनिंग स्ट्रोक के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और
इसीलिए उसमें ऊपर जो है ये सील्ड वायर लगाया जाता है। और यहाँ पे जो अपने सिटीज़ के अंदर में डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें बॉटम में अर्थ कंडक्टर इसलिए लगाया जाता है क्योंकि वहाँ पे कभी ट्रैफिक मूवमेंट में कोई ह्यूमन एरर के चलते किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो सके। जैसे आप गाड़ियों का देखते हैं कि हाइट में, तो वहाँ पे कि अगर डैमेज होगा तो अर्थ कंडक्टर होगा और किसी भी प्रकार की मिस्टेक से इलेक्ट्रिक्यूशन कम से कम हो सके। तो दोस्तों अब आते हैं हम अपना इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 77 जो कि मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बताता है। तो ये सबसे बॉटम कंडक्टर, मतलब जो सबसे नीचे का बॉटम कंडक्टर है, और उसमें जो सबसे मतलब आप देखेंगे कि दो टावरों के बीच में जब कंडक्टर खींचा जाता है तो थोड़ा सा सैगिंग आता है। सैग मतलब थोड़ा सा झुकाव आता है। तो उस झुकाव में सबसे बॉटम के पॉइंट से लेके और ग्राउंड का क्लियरेंस, तो वो उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। तो जैसा कि ऑलरेडी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 132 केवी लाइन जो होती है उसमें 6.1 मीटर जो है मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस होना चाहिए। 220 केवी लाइन के लिए 7 मीटर डिफाइन किया गया है। 400 केवी के लिए जो है 8.84 मीटर डिफाइन किया गया है। अब इसमें एक जो फॉर्मूले की अगर बात करूँ तो एल वी प्लस एम बी, जो मैंने ऊपर एल वी एम बी आपको बताया था, उसमें मिनिमम 18 फीट मतलब जो मिनिमम होना चाहिए वो 5.439 मीटर, और जो एच वी और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज है उसमें 19 फीट मीन्स 5.79 मीटर मिनिमम ये होना चाहिए। और ये अक्रॉस द रोड है, इट इज़ नॉट क्रॉस द रोड। क्रॉस द रोड में एक एक फिट का डिफर होता है, मीन्स 19 की जगह 20 हो जाएगा, 18 की जगह 19 हो जाएगा। तो ये हमेशा ध्यान रखिए, और ये काफ़ी जगह इंटरव्यू में भी क्वेश्चंस किए जाते हैं। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल नंबर 80 की। इसमें जो है कि इसमें मिनिमम वर्टिकल क्लियरेंस, कोई भी ट्रांसमिशन लाइन से हमारे घरों की मिनिमम कितनी वर्टिकल क्लियरेंस होनी चाहिए उसके बारे में बताया गया है, और उसके मिनिमम हॉरिजेंटल क्लियरेंस कितना होना चाहिए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे ऑलरेडी देख रहे हैं कि जो 33 केवी में होना चाहिए वो 3.7 मीटर मिनिमम एक हाउस से वर्टिकल क्लियरेंस किसी भी ट्रांसमिशन लाइन का होना चाहिए। और जो इसका हॉरिजेंटल क्लियरेंस की अगर बात करें तो ये 2 मीटर होना चाहिए। मींस घर से जो भी टावर्स हों वो 2 मीटर दूरी पे कम से कम होने चाहिए। दोस्तों इन्हीं रूल्स में कुछ ये भी है कि सब सर्किट और मैक्सिमम लोड कितना होना चाहिए। तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार लाइट, फैन और सब सर्किट के जो मैक्सिमम पॉइंट होते हैं वो 10 होते हैं, और कनेक्टेड लोड जो होता है वो 800 वाट होता है। अगर पावर सब सर्किट की बात करें तो मैक्सिमम आपको 2 पॉइंट एक सब सर्किट में जोड़ने हैं, और जो मैक्सिमम लोड है उसमें वो 3000 वाट तक का जोड़ सकते हैं। तो आइए दोस्तों एक ओवरव्यू ऑफ आई रूल्स हम कर लेते हैं। रूल नंबर जो 35 होता है वो डेंजर नोटिसेस के लिए होता है। रूल नंबर जो 44 होता है वो किसी भी इलेक्ट्रिकल शॉक वाले पर्सन को कैसे फर्स्ट एड देना है और उसका फर्स्ट एड का प्रोविज़न वहाँ होना चाहिए वो बताता है। रूल नंबर 49 जो होता है लीकेजेस ऑफ कंज्यूमर प्रेमाइसेस में क्या लीकेजेस करेंट होने चाहिए वो। रूल नंबर 54 जो होता है डिक्लेयर्ड वोल्टेज सप्लाई टू कंज्यूमर, मतलब कितना मिनिमम और कितना मैक्सिमम वोल्टेज डिफ़र कर सकता है वो बताता है। रूल नंबर 55 जो है वो फ्रीक्वेंसी के बारे में बताता है कि कितनी कम या ज़्यादा हमें, तो ये आपको 3% तक रखना है। ऊपर अगर वोल्टेज की बात करें तो आपको पता है 6% तक होता है। देन रूल नंबर 60 जो है कनेक्शन विथ अर्थ, तो आपको जैसे मैंने बताया कि 125 वोल्ट से अबव है तो वहाँ पे अर्थिंग का प्रोविज़न आपका होना चाहिए। अब अगर रूल नंबर आप देखते हैं 77, तो आपको जैसे मैंने मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस बताया तो ये 5.8 या 5.9 मीटर के लगभग होता है। जो रूल नंबर 79 की अगर बात करें तो क्लियरेंस फ्रॉम बिल्डिंग ऑफ लो एंड मीडियम वोल्टेज लाइन और सर्विस लाइन, तो इसका मैंने आपको बताया कि 3.7 एंड ये 2 मीटर हॉरिजेंटल में होना चाहिए। और एक मैंने रूल यहाँ पे 80 आपको बता ही दिया कि हॉरिजेंटल में कितना। रूल नंबर 91 मैंने इसमें एडिशनली ऐड किया है जो कि सेफ्टी एंड प्रोटेक्टिंग डिवाइस जो आपके एक सब स्टेशन में होने चाहिए, ये एक एडिशनल है जो कि आपको इंटरव्यू में नहीं पूछे जाते, बट मिनिमम आपको स्ट्रेचर, फर्स्ट एड बॉक्स और ट्रीटमेंट चार्ट और रबर ग्लव्स काम करने के लिए आपको स्ट्रेचर, ये मिनिमम फायर बकेट,
फायर एक्सटिंग्विशर्स, ये मिनिमम जो सेफ्टी प्रोटेक्टिव डिवाइसेस हैं, ये इस इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल नंबर 91 के तहत आपको सब स्टेशंस में प्रोवाइड करने चाहिए। आइए दोस्तों, अब इससे रिलेटेड कुछ हम क्वेश्चन आंसर्स भी देख लेते हैं, जो कि काफ़ी इसमें मेट्रो प्रोजेक्ट्स में, काफ़ी पीडब्ल्यूडी में और रेलवे के जो जेई के एग्ज़ाम्स होते हैं, प्लस स्टेट के जो जेईस के और इलेक्ट्रिशियंस के एग्ज़ाम होते हैं, उसमें ये क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो अब हम उसमें से 2-4 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, ब्रांच सर्किट मस्ट नॉट मोर देन, कितना पॉइंट लोड का कितना होना चाहिए, 10 पॉइंट होना चाहिए, 5 पॉइंट होना चाहिए, 10 पॉइंट्स होना चाहिए, 8 पॉइंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी है कि 10 से ज़्यादा कोई भी ब्रांच सर्किट या सब सर्किट नहीं होना चाहिए। इसी क्वेश्चन को दोबारा दूसरे तरीके से पूछा गया है दोस्तों, कि एज पर रिकमेंडेशन ऑफ ISI द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ लाइट्स, फैन एंड सॉकेट्स दैट कैन बी कनेक्टेड इन वन सर्किट इज़ 8 पॉइंट हो सकते हैं, 10 पॉइंट हो सकते हैं, 15 पॉइंट्स हो सकते हैं या 20 पॉइंट्स हो सकते हैं। तो जैसा कि मैंने अपने वीडियो की स्लाइड में दिखाया हुआ है कि मैक्सिमम 10 पॉइंट हो सकते हैं। अब दोस्तों, ये दूसरा क्वेश्चन है, एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ ISI द मैक्सिमम लोड दैट कैन बी कनेक्टेड इन वन सब सर्किट, ऑप्शन 800 वाट, 1000 वाट, 1800 वाट और 500 वाट। तो जैसा कि आपको मैंने दिखाया था कि जो रूल कहता है वो 800 वाट से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो वो ऑलरेडी आपको ऑप्शन दिख रहा है कि ए में है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम लोड दैट इज़ परमिटेड इन अ पावर सर्किट। तो यहाँ पे आप देखिए कि पावर सर्किट की बात की गई है। पहले जो है लाइट फैंस की बात की गई थी पिछले क्वेश्चन में, इसमें पावर सर्किट की बात की गई है। तो अगर आपने स्लाइड में ध्यान दिया हो तो ऑलरेडी मैंने आपको इसका आंसर बताया था, 3000 वाट तक के पावर सर्किट, और दो पॉइंट्स आप जोड़ सकते हैं। तो इसका आंसर जो है वो 3000 वाट है। तो दोस्तों, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और अगर नहीं पसंद आया है तो बेहिचक होकर डिसलाइक करिए, ताकि कहीं ना कहीं मुझे ये पता चल सके कि आपके मेरे वीडियोस के प्रति क्या व्यूज़ हैं, और मैं अपने वीडियोस में डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट करूँगा। और जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, तो दोस्तों मेरा ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आप सभी का अगेन धन्यवाद। आशा करता हूँ कि ऐसे ही आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। ओके दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू।